प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ मुझे कहते हैं इकरार आस और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं अब आकर शुक्र है सर, आज के दिन में काफी गहमा गहमी रही, काफी अपडेट सामने आती रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लेकर, उसमें जो तरमीम है उस मुतालिक अंदर की बात क्या? देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया गया था जब उमर अता बंदयाल साहब ने हम ख्याल बेंच के साथ तबाही मचा दी थी। जब 62 केस सिर्फ हम ख्याल बेंच को ही लगा दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को ओएसटी कर दिया गया, सीनियर जजेस को खत्म करके जूनियर जजेस के साथ मिलकर उमर अता बंदयाल साहब ने एक हम ख्याल बेंचेस का तस्वर दिया और हर केस हम ख्याल बेंच को लग जाता था, हर केस हम ख्याल। तो एक सोच पैदा हुई कि यार, चीफ जस्टिस के ये जो बेंच बनाने का इख्तियार है, ये इतना आमराना है कि अगर चीफ जस्टिस चाहे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को ओएसटी कर दे और दो चार जजेस के साथ पूरा सुप्रीम कोर्ट चला ले, किसी और को कोई केस दे ही ना। तो लिहाजा ये बेंच बनाने का जो इख्तियार है, इसके के अंदर कोई तवाजुन आना चाहिए। इस सोच के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया गया कि एक कमेटी हो 3 सीनियर जजेस की, वो मिलकर जो है बेंच बनाए। इस कानून को उमर अता बंदयाल ने पार्लियामान के पेट में ही कत्ल कर दिया। अभी कानून बना ही नहीं था, पार्लियामान के पेट में था, तो वहीं पर टांग मार के उमर अता बंदयाल ने इस कानून को मुअत्तल कर दिया। जैसे किसी माँ के पेट में बच्चे को मुअत्तल करते हैं, वैसे उन्होंने कानून मुअत्तल कर दिया। लेकिन बाद में जब काजी फायज ईसा आए, उन्होंने फुल कोर्ट बनाया और उस फुल कोर्ट के नतीजे में ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लागू हो गया और अब 3 रुकनी कमेटी है जो बेंच बनाती है। कौन सा केस कौन सा बेंच चुनेगा, ये 3 रुकनी कमेटी फैसला करे। लेकिन अब क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में ये नई सियासत शुरू हुई है, तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने ग्रुप बना लिया और उन्होंने मिलकर बेंच बनाने लग दिया और काजी फायज ईसा को आउट कर दिया। अब ये सोच पैदा हो गई है कि इस कमेटी के जरिए तो आप कभी भी चीफ जस्टिस को ओएसटी कर देंगे। जैसे पहले आमराना इख्तियारात के तहत चीफ जस्टिस किसी जज को ओएसटी कर देता था, अब ये जो कमेटी है इसमें 2 जजों ने मिलकर चीफ जस्टिस को ओएसटी कर दिया है। अब काजी फायज ईसा की किसी बेंच बनने में कोई राय शामिल नहीं, काजी फायज ईसा की कोई राय शामिल नहीं कि केस कहाँ लगेगा। तो इसका ये मतलब है कि चीफ जस्टिस का ओहदा तो खत्म ही हो गया। कमेटी के जो 2 रुकन जूनियर मिल जाए तो वो चीफ जस्टिस को आउट कर सकते हैं। इसका मतलब है आपको चीफ जस्टिस को कोई इख्तियार तो रखना है ना। बैलेंस ऑफ पावर में ये तो तय नहीं था कि चीफ जस्टिस जीरो हो जाएगा। आप इख्तियारात का तवाजुन जो कायम रखना चाहते हैं कि भी वो उन लोगों से मशवरा करे, मिलकर फैसला करे, पर उस मिलकर फैसले का ये मतलब तो नहीं है कि आप चीफ जस्टिस को ही आउट कर दें। तो अब जैसे उमर अता बंदयाल ने ये तबाही मचाई, साकिब निसार ने, इफ्तिखार चौधरी ने, कि एक ही बंदा सारे बेंच बना रहा था, तो अब फिर सोचा जा रहा है कि यार, चीफ जस्टिस तो आउट नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस की राय तो रहनी चाहिए। तो इसलिए चीफ जस्टिस की इस राय को देखते हुए अब दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरमीम की जा रही है। तो अब जो तरमीम तजवीज की गई है वो ये है कि इस कमेटी में चीफ जस्टिस किसी भी वक्त किसी रुकन को चेंज कर सकेंगे। मेरा मतलब है, अगर कोई बंदा अत खुदादा वैर मुनीब अख्तर ही आ गया है कि उसने सारे बेंच चीफ जस्टिस से उसकी दुश्मनी हो गई है और वो चीफ जस्टिस को आउट करना चाहता है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास रह जाना चाहिए ना, कि वो चीफ जस्टिस है। मतलब इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के का मतलब ये तो नहीं था कि आपने चीफ जस्टिस को ओएसटी कर देना है। आपने उसको ये कहना था कि मिलकर काम करो। आपने ये तो नहीं कहना था कि तुम आउट हो गए हो, अब तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, बाकी जाके तो ओएसडी हो गए हैं। ये दोनों मिलकर चाहे तो नजरसानी की दरखास्त ना लगे, ये मिलकर चाहे तो कुछ करें, ये मिलकर चाहे तो ना करें। तो इसलिए आज इसीलिए जो कमेटी का इजलास है वो भी मुलतवी हो गया है, नया ऑर्डिनेंस भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अब नए बैलेंस और नई तरफ बात हो रही है। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे खत को लेकर। तो स्पीकर अयाज सादिक साहब की जानिब से जो खत लिखा गया, इसकी क्या नौबत पड़ी? देखिए, स्पीकर साहब ने एक बड़ा ही कानूनी और आईनी खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर करके मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी और उन अरकान को जो आजाद थे उनको नया बयान हल्फी देने का मौका दिया और कहा कि जी वो दोबारा कोई जमात शामिल कर लें। लेकिन पार्लियामेंट ने नई कानून साजी करके दोबारा बयान हल्फी देने का हक खत्म कर दिया है
और पार्लियामेंट ने कहा है कि कोई रुकन असेंबली 2 दफा बयान हल्फी नहीं दे सकता, कानून बना दिया। अब स्पीकर का मौकफ है कि जो पार्लियामेंट का कानून है वो इस वक्त कानून की शक्ल में मौजूद है, वो कहीं से चैलेंज नहीं हुआ, कहीं कैंसिल नहीं हुआ, लिहाजा उस कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ना दी जाए, क्योंकि कानून जो है वो फैसले से ऊपर है। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, खात्मे तो नहीं दी गई। मसला आपने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल दिया, अदालती फैसला था, लेकिन कानून बन गया कि नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, नाअहली खत्म हो गई। और भी कई फैसले जब उन हवाले से कानून बन जाता है तो अदालती फैसले खत्म हो जाते हैं। लिहाजा ये बात तो मुसलमा है कि पार्लियामेंट का कानून जो है वो अदालती फैसले को खत्म कर देता है। तो अगर पार्लियामेंट का कानून अदालती फैसला खत्म कर सकता है, जैसे कि नाअहली की सूरत में हुआ है, तो फिर मखसूस नशिस्तों के केस में भी पार्लियामेंट का कानून जो है वो अदालती फैसले को खत्म कर रहा है। तो स्पीकर एयाज सादिक ने कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि अदालती फैसला खत्म हो गया है, पार्लियामेंट का कानून चलेगा और पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें दी जाए। अब एक तरफ कानून है, एक तरफ फैसला है, एक तरफ जजेस 8 रुकनी जजों की वजाहत है, दूसरी तरफ एयाज सादिक का खत है। तो पार्लियामेंट और अदलिया की एक नई लड़ाई मुझे नजर आ रही है। वैसे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की ऑर्डिनेंस से भी नजर आ रही है, और मुझे अब इस खत के बाद ये लग रहा है कि अदालत को अपना हुक्म मनवाने के लिए बहुत ही जोर लगाना पड़ेगा, वरना मुझे ये हुक्म मानता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, अमरता बंदयाल ने पंजाब में इंतखाबात का ऑर्डर दिया था, लेकिन पार्लियामेंट ने वो ऑर्डर रोक लिया था। ये बात कई दफा साबित हुई है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और अदलिया जो है वो पार्लियामेंट की ताकत को खत्म नहीं कर सकती। इस महाज पर मखसूस नशिस्तों पर क्या पार्लियामेंट की ताकत मौजूद है या पार्लियामेंट अदलिया की ताकत है? ये अब लड़ाई आइंदा यार सादिक के इस खत से शुरू हो गई और आइंदा चंद दिनों में चलेगी। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो को लेकर। तो उनकी जानिब से कहा गया है कि आईनी अदालतें बनकर रहेंगी और ये अदालती निजाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत का होना बहुत जरूरी है। इस मुतालिक फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल JUIF के कामरान मुर्जा साहब ने कहा कि बिलावल आके हमें कह रहे हैं, बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप स्टैंड लें, हमारी मजबूरियां हैं, और उन्होंने बिलावल के ऊपर एक बिल्कुल चार्जशीट की कि बिलावल तो बिल्कुल इन तरमीम के हक में नहीं है। आज बिलावल साहब ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मामले पर हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जो कल काम JUIF के कामरान मुर्जा साहब जो तासुर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, वो तासुर जो है वो रिजेक्ट किया है, और बिलावल ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ खड़ा है। बाकी वकला भी आपस में तकसीम हो गए हैं। आजम नजीर तारड़ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए वकला के एक बड़े धड़े को अपने साथ में ला लिया है, और हामिद खान वगैरह अकलियत में रह गए हैं। और जो वो ये था कि जी वकला तहरीक चलाई जाएगी, वो भी खत्म हो गई है बात। तो मुझे ये लगता है कि जो आईनी तरमीम की राह में रुकावटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।